हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मयंक, कंसल्टेंट यूरोलॉजी, एससीआई हॉस्पिटल। तो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसका नाम है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस या बेडवेटिंग। तो ये कंडीशन दो एज ग्रुप्स में देखी जाती है, या तो चाइल्डहुड एज ग्रुप में देखी जाती है या एल्डरली एज ग्रुप में देखी जाती है आफ्टर 60 ईयर्स। हम एन्यूरेसिस या बेडवेटिंग कब बोलेंगे? अगर रात को पेशेंट बेड गीला कर देता है, उसे पता नहीं लगता कि बेड गीला हो गया है और यूरिन लीक हो जाता है उसका, और वो उठता नहीं है, उसे हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस या बेडवेटिंग कहते हैं। तो ये अगर पेशेंट हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली 3 महीने से ज़्यादा कर रहा है, तो इसे सिग्निफिकेंट एन्यूरेसिस कहेंगे। एन्यूरेसिस 2 टाइप का हो सकता है, तो प्राइमरी एन्यूरेसिस या सेकेंडरी एन्यूरेसिस। प्राइमरी एन्यूरेसिस मतलब पेशेंट चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही उसका ब्लैडर कंट्रोल नहीं है और वो बेड गीला कर देता है, रात को सोते वक्त उठता नहीं है और पेशाब की वजह से ब्लड गीला हो जाता है। सेकेंडरी एन्यूरेसिस मतलब एक ऐसा इंटरवल था जब पेशेंट ड्राई रहता था और बेड गीला नहीं करता था। मिनिमम 6 मंथ्स का ऐसा टाइम था जब वो बेड गीला नहीं करता था, उसे सेकेंडरी एन्यूरेसिस बोलते हैं। बेड वेटिंग के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया होना, ब्लैडर की कैपेसिटी कम होना, दूसरी कंडीशंस डायबिटीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओवर एक्टिव ब्लैडर होना, या पेशेंट का ब्लैडर का कंट्रोल पूरा ही चला जाना, जिससे जब पेशेंट की पेशाब की थैली भर जाती है, पेशेंट को पता नहीं लगता है और यूरिन लीक होने लगता है। या दूसरी कंडीशंस जैसे कि रात को पेशेंट का एंटी डायूरेटिक हार्मोन ठीक से काम ना करना, जिसकी वजह से रात को यूरिन ज़्यादा प्रोडक्शन होना और बेड वेटिंग होना। अब इसके दूसरे कारण क्या क्या हो सकते हैं? पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, या अगर पेशेंट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, जिसे बच्चों में ब्लैडर बाउल डिस्फंक्शन बोलते हैं, इन कारणों से भी पेशेंट एन्यूरेसिस का शिकार हो सकता है। तो हमें एन्यूरेसिस का ट्रीटमेंट किन लोगों में कंसिडर करना चाहिए? अगर आपका बच्चा 6 साल से ज़्यादा की उम्र का हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बेड वेटिंग करता है, जिसकी वजह से उसे परेशानी होती है, गिल्ट की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ और लाइफ डिसरप्ट हो रही है, पेरेंट्स की लाइफ डेली डिसरप्ट हो रही है, उन बच्चों के अंदर एन्यूरेसिस का ट्रीटमेंट कंसिडर करना चाहिए। यूजुअली ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, जो 5 से 6 साल के बच्चों के अंदर 15% बच्चों के अंदर पाई जाती है, और जब वो 15 साल तक के हो जाते हैं 1% ऑफ द बच्चों में ही पाई जाती है। लेकिन अगर ये बॉदरसम हो गया है बेबी के लिए, तो इसके लिए ट्रीटमेंट कंसिडर कर लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपकी एक प्रॉपर्ली हिस्ट्री लेंगे, जिसके अंदर वो आपको एक ब्लैडर डायरी मेंटेन करने को बोलेंगे, जिसके अंदर आपको नोट करना है 3 से 5 दिन तक कि पेशेंट कब-कब पानी पी रहा है, कब-कब यूरिन जा रहा है, किस-किस रात को उसने बेड गीला किया, कितने उसके लीकेज एपिसोड्स हैं, सब आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। फिर पेशेंट आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और आपकी कुछ ब्लड की और यूरिन की जांचें कराएंगे, देखने के लिए कि आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और इसके कॉजेज़ को जानने के लिए। इस सब को करने के बाद अगर इसमें कोई कॉज़ पता लगता है, तो उस कॉज़ को सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कंट्रोल करना, ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट को कंट्रोल करना, ब्लैडर इन्फेक्शन के पेशेंट को इन्फेक्शन करेक्ट करना, और पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का शिकार है तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना। इन सब के बाद भी अगर पेशेंट का एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग ठीक नहीं होती है, तो सबसे पहले हम पेशेंट को बिहेवियरल थेरेपी पर डालते हैं। बिहेवियरल थेरेपी एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अंदर हम पेशेंट को क्या-क्या करने को बोलते हैं? एक तो सबसे पहले उनको शाम के टाइम पर फ्लूइड्स का कंज़म्पशन कम कर देना चाहिए, या सॉल्यूट्स का कंज़म्पशन कम कर देना चाहिए, जैसे कि कम पानी पीना, कम दूध पीना, कम लिक्विड आइटम्स, जूस पीना, और उन्हें कैफ़ीन जैसी चीज़ों का सेवन बंद कर देना चाहिए। रात को सोने से पहले वो पेशाब जाएँ, जिससे पेशाब की थैली उनकी खाली रहे। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर एन्यूरेसिस कम नहीं होती है, तो हम पेशेंट को एक मॉइस्चर अलार्म या एन्यूरेसिस अलार्म लगाने को बोलते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो पेशेंट के अंडरगारमेंट्स में डिप्लॉय कर दी जाती है, या कोई सेंसर्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जब पेशेंट का यूरिन लीक होने वाला होता है, तो उस टाइम पर एक अलार्म बजता है, जिस टाइम पर पेशेंट उठ जाता है और वॉशरूम में जाके यूरिन करता है। अगर पेशेंट नहीं उठ पा रहा है, तो उसके आस-पास उसके पेरेंट्स उठते हैं और पेशेंट को उठाते हैं और उसका अलार्म को बंद करने को बोलते हैं।
और उसके बाद पेशेंट वॉशरूम में जाके यूरिन करता है। इस तरह से कुछ टाइम बाद उसका जो एक एक्टिविटी होती है वो डेवलप हो जाती है, सेंसेशंस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट लीक होने से पहले ही उठकर और वॉशरूम में जाके पेशाब करता है। अगर इन सब बिहेवियरल थेरेपी से भी कुछ नहीं हो रहा है तो हम पेशेंट को फार्माकोथेरेपी यानी दवाइयों पर चालू करते हैं। इसकी कई सारी दवाइयाँ होती हैं जिसको पेशेंट को दिया जा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की रात की यूरिन लीकेज कम हो जाती है। जैसे कि डेस्मोप्रेसिन है, इमिप्रामीन है, ऐसी कई सारी दवाइयाँ होती हैं। तो अगर आपका बच्चा इस चीज़ का शिकार है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे इमोशनल सपोर्ट दें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें और ये समझें कि ये पेशेंट की गलती की वजह से नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है या किसी डिसीज़ की वजह से है, जिसे कंट्रोल करना चाहिए। और अपने आप पास के डॉक्टर को दिखाएँ और समझें कि उसका कारण क्या है और उसको ट्रीटमेंट के लिए प्रोत्साहित करें।